मित्रों नमस्कार। आज मंगलवार है। आज सामान्यतः कहानियों का दिन है। शनिवार और मंगलवार को कहानी आपकी लोकप्रिय कथाकार और सामाजिक बिंदुओं की सशक्त हस्ताक्षर, सामाजिक कुरीतियों का सूक्ष्मता से निरीक्षण करने वाली श्रीमती सुधा सिंह का दिन होता है। बड़े दुख के साथ आज बताना है कि श्रीमती सुधा सिंह के ससुर जी का यानी उनके पति के चाचा जी का निधन परसों हो गया था। इसलिए इस शोक सप्ताह में थोड़ा सा कहानी या वीडियो बनाना अशोभनीय है, इसलिए उनका कोई वीडियो आज नहीं आ सका। मित्रों, साथियों, आज सवेरे से मेरे पास कम से कम 25-30 फ़ोन आ चुके हैं कि आज वीडियो श्रीमती सुधा जी का क्यों नहीं पड़ा। सबको बताते बताते मैं परेशान हो गया। कुछ ईमेल आए हैं, बड़े बड़े ईमेल आए हैं। एक पंजाब से सुहासिनी जी का आया है ईमेल। उन्होंने लिखा है कि ये तो दिव्यांगम चैनल का मेरे ऊपर बहुत बड़ा अन्याय है कि आपने हमें सुधा जी की कहानियों की लत लगा दी और आज वो कहानी हमसे नहीं सुनाया। ये तो इट इज़ ए वेरी डिस्गस्टिंग। अब क्या बताएं सुभाषिनी जी, उनके यहाँ इतनी दुखद घटना हो गई है, इसलिए हर व्यक्ति की, हर सेलिब्रिटी की, हर एक की वो भी सामाजिक प्राणी हैं, हर एक परेशानियां होती हैं। एक इसी तरीके का मेल प्यारेलाल जी का, ये कहाँ से आया है? ये आया अहमदाबाद से। प्यारेलाल जी का अहमदाबाद से आया है मेल कि आई एम स्टिल वेटिंग दिव्यांगम video, but instead of appearing the story by Srimati Sudha Singh, you are informing me that you are unable to upload the video. It is a very sad है, दुखद है। सुधा जी की चाचा जी का निधन होने के कारण हम नहीं सुना पाए। प्यारेलाल जी, हम आपके साथ हैं, लेकिन आपके इतने 30-35 फ़ोन और 2 ये मेल और भी न जाने अभी कितने आएंगे, तो उस बात को दूर करने के लिए मैं इस दिव्यांगम का CMD विष्णुकांत मिश्र अपनी पुरानी लिखी कहानियों का एक कहानी जो बहुत लोकप्रिय हुई, आकाशवाणी पे भी सुनाई गई और हमारी ये लिखी कहानी कई हमारे विभागीय मैगजीन में प्रसारित हुई, जहाँ पे मैं सब पहले काम करता था। दैनिक जागरण में प्रसारित हुई। तो उसी कहानी को एक ग्रामीण पृष्ठभूमि पे कहानी है और ग्रामीण पृष्ठभूमि में एक सामाजिक कुरीति है। अभी तक आप लोग देखते होंगे कि लड़कियों ने लड़कियों को प्रताड़ित किया गया और दहेज का मुकदमा चल गया, दहेज मांगा गया है, ऐसा होता है। लेकिन इसके विपरीत एक व्यक्ति के साथ कैसा धोखा हुआ, कैसा उसको प्रताड़ित किया गया, इसी पे आज से 30-35 साल पहले मैंने एक कहानी लिखी थी और वो कहानी क्या, एक सच्ची घटना पे आधारित एक कहानी है। उस कहानी का नाम है फरेंदे वाली चाची। वही कहानी आज मैं आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा है श्रीमती सुधा सिंह जी की अनुपस्थिति, आज उनका न होना, उसकी प्रतिपूर्ति ये कहानी कर सकेगी। ये कहानी आज एक दिनी कहानी है, मतलब ये आज ही हम सुनाएंगे, आज ही संपन्न हो जाएगी भी, और ये किस्त में नहीं है। अगले जो टर्न है शनिवार को, उसमें श्रीमती सुधा सिंह जी अपनी कहानियाँ लेकर के आएंगी और कभी कभी उनको भी छुट्टी दे, मतलब ये जो अपनी ऐसी परिस्थितियाँ पड़ जाती जिससे उनको छुट्टी लेना ही पड़ता है, तो आप लोग उनके इसको थोड़ा सा सहन करें। और आज उसकी क्षतिपूर्ति करने के रूप में हम ये प्रयत्न कर रहे हैं कि आपको कहानी का उतना ही आपको अच्छा लगे
उतनी ही ये कहानी अच्छी लगे। चलिए, ग्रामीण परिवेश में उत्तर प्रदेश के एक ग्रामीण अंचल सीतापुर जनपद से संबंधित है, वहाँ से कहानी ये मैं सुना रहा हूँ, आप सुनिए कहानी। तो शुरू करते हैं। फरेंदे वाली चाची। कहानी का नाम है फरेंदे वाली चाची। फरेंदा जामुन का एक पेड़ है, उसको लेकर के उसी के तो उनको कहा ही जाता था फरेंदे वाली चाची। तो इस कहानी का शीर्षक ही है फरेंदे वाली चाची। तो शुरू करते हैं। समय का एक दीर्घ अंतराल मुझे याद आ रहा है चाची के हाथों की बनी बेसन की रोटियां एवं बैगन का भरता। अम्मा, जल्दी से गर्मा गर्म रोटियां परोसिए। छुटकऊ के कहते ही अम्मा ने कहा, जाओ बड़कऊ को भी बुला लाओ। बड़कवा काल सांझ से नाई खाई से सांझ का नखलऊ गेरा है। चाची सबको खाना परोसते वक्त ये नहीं भूल पाई हैं कि मैं भी वहीं बैठा हूँ और उनकी बेसन रोटी यानी उनकी भाषा में पनेथी, प्याज और सिरका तथा बैंगन के भरते का निरुपम स्वाद आज भी मुझे याद है। मुनीम चाचा शाम को शहर से कपड़े की दुकान से नौकरी करके लौटते थे। शाम को जब तक चाचा गांव के बाहर अपनी डंडे और लोटे के साथ दिशा मैदान से फारिग होकर लौटते, तब तक वो उनके जीवन की व्यवस्था चाक चौबंद कर लेती थी। तदेयम वस्तु गोविंदम के साथ परमात्मा को समर्पित भोग का ग्रहण चाची के द्वारा प्रसारित स्थानीय समाचारों के सुनते हुए चलता रहता है। आज बाबू अपनी मेहरुआ को बहुत मारिस, वो करे का वहुओ क्या मुँह कतन्नी ऐस चलत रहा है। हम न पहुँची तो उका यूँ मारेन डारत, हल्दी पिसवाए के लगवाएं दिहे रहन, अब थोड़ा आराम है। तो दरोगा साहब, पीड़ित का तो आराम दे दिहिन, लेकिन मुलजिम का करें? मुनीम जी ने थोड़ी मस्करी करते हुए पूछा। दरोगा जी 2 डंडा मारिन बबुआ के और फिर गिर पड़ी। आज खानों मिलम आफत रहा है, छुड़को ने बप्पा को बताया। बड़कऊ अपने शांत स्वभाव की परंपरा में थोड़ा सा मुस्कुराए जरूर, लेकिन अपने खाने के अलावा वो प्रतिक्रिया विहीन ही रहे। चाची का व्यक्तित्व मोहल्ले में अत्यंत लोकप्रिय है। इस दुबली पतली काया के चारों तरफ भारतीय उपमहाद्वीप के से लेकर चंद्र यात्रियों की प्रथम यात्रा से जुड़े तमाम समाचार फैले हुए हैं। उधर बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी के समक्ष पाकिस्तानी सेनाओं के समर्पण का किस्सा गांव की महिला मंडली में जब चाची सुनाने लगती हैं, तब उनके वृत्तांत वर्णन में फील्ड मार्शल मानिक शाह का शौर्य भी पछाड़े मारने लगता है। चाची की दोपहरी की ये चौपाल कभी धान के पयाल के ढेर के पास धूप सेकते हुए लगती है जाड़ों के दिनों में, और कभी असहनीय धूप की गर्मी से थोड़ी विश्रांति पाने के लिए ये मंडली फरेंदे के पेड़ के नीचे चली जाती है। पुनीम चाचा बजाजा से जितने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को मानसिक संकलन कर सकते थे, उस पर रात्रि सोचने से पहले चाची से समीक्षा कराना नहीं बोलते थे। चाची जी भी अपनी बेबाक राय देने से नहीं चूकती थी। चाची इंदिरा जी की बड़ी फैन थी। चाची इंदिरा जी को दुर्गा से कम नहीं मानती थी। जो कहती थी कि दिल्ली में यहाँ अटल बिहारी तक इंदिरा गांधी का कमेटी माँ, लोकसभा को कमेटी कहती, कमेटी माँ दुर्गा माता कहिन रहा है। वैसे चाची को पूरे भारत में 2 नेता पसंद हैं, एक इंदिरा और दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी। इसके अलावा सारी मिलिट्री में उनका एक ही सिपाही पसंद रहा है, वो था वीर अब्दुल हमीद। उनकी मान्यता थी कि तुरुक लड़ाका जब अपनी जरजोरू जमीन बचावे खातिर लड़त है तो वो अपनी जान की परवाह तक नहीं करत है। चाची के समय में भी कभी कभार मंदिर मस्जिद की बातें हुआ करती थी। ये सब बेकार क्या टिटुम्ब महाजिदन माँ मुल्ला और मंदिरन में महंत लोग फैलाए हैं, ये अंतस मान्यता थी चाची की। ऐसे निश्चल उदार मना राष्ट्रीय समस्याओं पर अत्यंत संवेदनशील स्वभाव वाली थी अपनी फरेंदे वाली चाची। फरेंदे वाली चाची के बड़कऊ के विवाह के लिए आज दिखवा होने वाले हैं।
उन्नाव निवासी पांडे महाराज की बिटिया है। मुनीम जी ने अपने सरल स्वभाव के कारण बिना किसी दान दहेज के शादी तय कर दी है। सुना बिना कुछ तय करे मुनीम बड़कऊ के बिहाव तय कर दीने। यू का क्यों मुनीमिन अपन बड़कवा केतना गुआर लंबा चौड़ा गबरू जवान है, कितना सुंदर सलोना है और इंटर तक पढ़ो है, ऊपर से टेबल ऑपरेटर के रालीसान नौकरी, सब गुड़ गोबर कर दी हो मुनीमिन। पड़ोस वाली लखनऊ का जीजी मुनीमिन देवरानी से शादी तय हो जाने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही थी। वैसे लखनऊआ जीजी को किसी का बनना बहुत नागवार लगता है, तथापि ये प्रतिक्रिया उन्होंने ऊपरी तौर पर दिखावा करने के लिए की थी। ये भी उद्देश्य था कि फरेंदे वाली चाची की आंतरिक प्रसन्नता को कदाचित इस प्रतिक्रिया से पश्चाताप में बदला जा सके। तो उससे बढ़कर लखनऊआ दीदी की सफलता और हो भी क्या सकती थी। देव बिलेव कुछ न रही, जौन अपने हाथन में चली आवा है वह से बसर हुई दीदी। बस हमका बहुरिया ठीक ठाक मिल जाए तो जानो हमका तुम्हार आशीष लाग गवा। फरेंदे वाली चाची ने लखनऊआ जीजी के दोनों हाथों से पैर छूते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। बड़कऊ का ब्याह बड़ी धूमधाम से तो नहीं हो सका, फिर भी बारात भरपूर उत्साह से गई थी। मुनीम जी के मालिक तथा बड़कऊ के विभाग के ऑपरेटर, गांव के तिवारी काका सहित 40-50 लोग गए थे। लड़की वालों द्वारा भरपूर स्वागत सत्कार तो न हो पाने से थोड़ा मुनीम जी उदास भी हुए। खैर बहुरिया विदा होकर घर में आ चुकी है। मुनीमिन के साथ माँ बहुरिया के द्वार पर छन माँ पूरे गांव की उनकी महिला मंडली गौनई करते हुए एकत्र है। कोई देवी गीत गा रहा है, कोई विवाह गीत, और कोई बहुरिया को देवी के तरीके से मान्यता देते हुए उसके स्वागत में परछन गीत गा रहे हैं। बहुरिया अंदर की अभी देहरी को लांघ ही रही थी कि अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। जोरों से उसके मुंह से झाग निकलने लगा। कुछ लोग पंखा झलते हैं तो कोई दौड़कर पानी मुंह में डालने लगता है, कोई भीड़ कम करने के लिए कहता है तो कोई जोर जोर से हवा आने देने के लिए जोरों से सबको एक ओर को ढकेलने लगता है। बहू को होश आ चुका है। घर में गाने बजाने का उल्लासमयी वातावरण जाने कहाँ गायब हो चुका। फरिंदे वाली चाची को तो जैसे काट ही मार गया हो। उनके मुंह से तो आवाज ही जैसे कहीं गायब हो गई हो। माथे पर हाथ रखते हुए चुपचाप बैठी। यह तना बड़ा धोखा। पांडे से हमारे पता नहीं कौन दुश्मनी रहा है जो सब हमसे छिपाई। मुनीम जब बड़े दुखी मन से किसी से अपने मन के दर्द को बांटने का प्रयास कर रहे थे। मुनीम जी किसी से अपने मन के दर्द को बड़े दुखी मन से बांटने का प्रयास कर रहे थे। रात में बड़कऊ सुहाग रात के दूल्हा बनकर नहीं अपितु तो एक संवेदनशील परिचारक के रूप में अपनी नवविवाहिता पत्नी को ढाढ़स या यूं कहें कि सहानुभूति जन्य उत्साहवर्धन के लिए उसके साथ थे। रात भर बड़कऊ को जागते ही बीता। कल्पनाओं की सुहाग सैया का दूल्हा मिर्गी के दौरों से ग्रस्त नववधू की पोर हड्डियों को तोड़ती पीड़ा में इस कदर एकाकार हो चुका था कि उसे यह पता ही नहीं चला कि कब भोर हो चुकी है। चिड़ियों को चहचहाने की आवाज ने घर की वीरानी के साथ ही बड़कऊ को भी बाहर निकलने के लिए सचेत किया। उनके कदमों में प्रथम मधुरात्र की नशीली उमंग की जगह सहयात्री के दर्द की संवेदना की बेचारगी स्पष्ट झलक रही थी। बप्पा भी अपना लोटा डंडा लिए दिशा मैदान की ओर जाने के लिए अपने कदमों को जबरदस्ती ढकेलते जा रहे थे। पिता पुत्र दोनों ही साथ साथ चल रहे थे। निस्तब्धता का मौन वार्तालाप दोनों के अंतस विलाप को छिपा नहीं पा रहा था। बड़कऊ आज ही अपनी ड्यूटी पर लौट जाने से पहले बहू को उसके पिताजी के पास भिजवा देना चाहते थे। पर्याप्त मतभेदों के बाद फरिंदे वाली चाची की सहमत मिली ही
फरिंदे वाले की चाची की सहमत मिलते ही बहू को उसके चाचा के साथ वापस भेज दिया गया। चाची बहू के चाचा से बहुत कुछ कहना चाहती थी, परंतु मर्यादा दायित्व के बंधन ने उन्हें बहू के इलाज के लिए अपनी एकमात्र संचित पूंजी के 400 के नोट तथा एक 50 नोट देने के अलावा कुछ भी कहने की अनुमति मन ने नहीं दी। बहुरिया को भी थोड़ा बहुत समझाया और बहू के भेजते समय उससे लिपट कर जोरों से रोने के अलावा वो कुछ न कह सकी। इस रुदन में उनकी पीड़ा का सागर हिलोरे मार रहा था। अम्मा, अब कुछ खाए पी तो ले, भगवान बहुरिया तो तुमका छाँट के दिहिस है। काऊ के चले जाए के गम्मा अब कुछ खैबो न करियो। संभवतः बिट्टो के इन शब्दों में करारे व्यंग का तमाचा था। उधर छटकऊ ने कहा, अरे बहुरिया के साथ तुम काहे नहीं चली गई रहो? उका तनिक देखती भलती हुआ पर उकरती यही काहे फुसुर फुसुर मार रोए रही हो। खैर, बड़कऊ ने कहा, देखो अम्मा को परेशान न करो। तो बड़कऊ के लिए भी बिट्टो बोली, अच्छा बीबी चली गए तो तुमका बड़ा दर्द हो ही रहा है, आए इके मारे पच्छ ले रहे हो। तुम अम्मा के साथ रोवे लगो ना। समय का पहिया चलता रहा। बड़कऊ ने अपनी पत्नी का यथा सामर्थ्य इलाज कराया, लेकिन होनी को कौन रोक सकता है। वो नहीं रुकी। उदार मना फरेंदे वाली चाची बहू के मरने के गम के साथ ही उसे उसकी शारीरिक यातना से मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु के प्रति व्यापक रूप से कृतज्ञता भी व्यक्त की। बहुत अच्छा के हो भगवान, बिचारी का कौनो सुख तो नहीं दिहो, लेकिन देही का तोड़ दे वाली मिर्गीन से तो मुकुत कर दिहो। बड़े तारनहार हो विधाता। चाची की ये आदत है कि उन्हें अपने भगवान से कभी भी कोई शिकायत नहीं होती। वो हमेशा सुख दुख से निरपेक्ष ही रहती है। हमेशा अगर सुख होता है तब वो कभी खुश नहीं होती बहुत ज़्यादा, और दुख में तो कभी भी दुखी नहीं होती। बस भगवान से वो अपने तारनहार से ही आंचल फैला फैला कर कहती हैं कि जो दोगे जौन द्या हो सब मंजूर है तारनहार। उधर पांडे महाराज भी बिटिया के प्रयाण के साथ ही खटिया लग गए। आर्थिक तंगी के विकल्प के रूप में उनके कुछ सहयोगी संबंधियों का यह परामर्श था, जिसमें दहेज उत्पीड़न का मुकदमा उनकी बिटिया के ससुरालियों पर करना उनकी आर्थिक तंगी में एक सशक्त आलंब का विकल्प बन सकता था। अरे चाचा, ये परे परे तुम्हारी इलाज कैसे हुई? एक हमरे तो का भैया करी इलाज के लिए, अब पैसा तो हमारे पास है नहीं। डिलीवरी जब से ख़त्म हो गए सब बिटिया की शादी में लगाए थे, अब कहाँ से लाई? कहा बताई तुमका तरीका बताए रहन, अब इन्हें तमामन पैसा आए जी, और या तो देह कैस भैया ये बिटिया जन तुम्हार मरी गए है, कह दो कि ससुराल वाले मार डाले। उका वह तड़प तड़प के घर पर हियाँ मरी तो हियाँ है, लेकिन ससुराले वाले उका परेशान के ही इका एक मुकदमा लिखवा दो, और मुकदमा लिखोते ससुराल वाले के ये पता चल जाई, आकाश तारे न दिखाए लगे तो कहो तुम्हारे पास 50,000 लेके दौड़ गई हैं। पांडे जी भतीजों की इस बात से सहमत तो नहीं होते, फिर भी जब रोज़ रोज़ यही बात कहने लगे, गांव वाले भी उनका समर्थन कर लगे। तब तक प्रधान काका है कहें, ठीक है जब ये लड़का कहा साचू है, जब तुम्हारे खाए भर का कुछ पैसा नहीं तो यह तना पैसा मांगो। तो पांडे कहे ना इस बात हो तो कहो हम ऐसे मांग ली, काहे मुकदमा करके उनका तिवारी महाराज उनका परेशान करी हो। लेकिन नहीं, पांडे को गाँव वालों ने पकाया और उन्होंने मुकदमा दायर कर दिया। फरेंदे वाली चाची ने इस बात की भनक लगते ही पांडे जी को नेकी तथा भगवान का वास्ता देते हुए न्याय का रास्ता अख्तियार करने का खत भिजवाया। लेकिन अब तो मुकदमा दायर हो चुका था। चाची आज बहुत उदास थी, इस बात के लिए नहीं कि पांडे जी ने उनकी सलाह पर गौर नहीं किया, वरन पांडे जी ने ऐसा सोचा ही कैसे। अब चाची इस बात पर कुछ इस तरह अंतर्मुखी हो गई थी कि उनका लोगों की ऊट पटांग की सोच से ही वितृष्णा होने लगी थी। चाची की समाज सेवी भावना काफूर हो चुकी थी।
अभी तक चाची ने अपने बड़कऊ का दूसरा विवाह भी नहीं किया था। चाची तो अपनी बहू के स्वर्गवास का 1 साल तक दुख मनाती रही। कहा जाता है कि मरने के बाद 1 साल तक कोई उत्सव नहीं मनाया जाता। तो इस स्वर्गवास का 1 साल अभी पूरा भी नहीं हुआ था, लेकिन अब उनका दुख चिरंतन हो गया। पांडे महाराज ने मुकदमा दायर कर दिया। बताओ, हमने उसको बहुरियत मारा। अरे हमने तो जाते वक्त उसको कुछ रुपया भी दिए, कितना दुलराया था, कितना प्यार किया था। वो भी मेरा पैर पकड़ करके बहुत रोई थी। चाची बीमार रहने लगी। उनकी बीमारी 100 दाह पर ही जाकर समाप्त हो सकी और फरेंदे वाली चाची के घर के नाम से ही जानी जाती ये जगह अब सूनी हो चुकी थी। चाची के मरते ही फरेंदे का पेड़ भी अपनी गति को प्राप्त हो गया और अब वो पेड़ वहाँ से उनके छोटे लड़के ने कटवा के बेच दिया है। वहाँ अब कुछ नहीं है, एक ठूंठ सा लगा है। ये बात दूसरी है कि अब वो खरहाड़ में घर खड़हर में बदल गया है और घर अब भी चाची को याद दिलाता है। लेकिन गांव के लोग अब भी इस घर को फरेंदे वाली चाची का घर कहते हैं। फरेंदे वाली चाची का घर कहते हैं। मित्रों, ये कहानी थी। ये कहानी मैंने एक सामाजिक घटना पर बताई कि मतलब इतनी परिस्थितियां होती हैं। ये कन्या पक्ष और वर पक्ष दोनों के लिए एक चिंतनीय विषय है कि जब हम कोई चीज़ छिपाते हैं, हम जब कोई चीज़ अपनी रोकते हैं, हम जब कोई चीज़ लड़की की हो चाहे लड़के का हो, जब हम छिपा करके बात करते हैं तो उसका संदेश दूर तलक अच्छा नहीं जाता है और परिवार विघटन की ओर हो जाता है। कोई भी परिवार हो, उसके माँ बाप उसको कितना पालते हैं, चाहे लड़की के माँ बाप हों चाहे लड़के के माँ बाप हों, दोनों अपनी संतानों को बेइंतहा प्यार करते हैं, उनके सुखमय भविष्य की प्रभु से कामना करते हैं। उस हमारी स्वार्थी तत्परता से दूसरों के कहने पर हम जब कुछ गलत कर देते हैं तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। दोनों परिवार की शांति भंग हो जाती है, दोनों परिवार तबाह हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे में हमको सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। मित्रों, आज श्रीमती सुधा सिंह जी की कहानी आपने नहीं सुनी, उसको थोड़ा बहुत हमने प्रतिपूर्ति करने के प्रयास में ये कहानी सुनाई है। मैं भी कहानी कभी लिखता था, मेरी भी करीब करीब एक कहानी की किताब है, एक कविताओं की किताब है। मुझे साहित्य से बड़ा प्रेम, लेकिन मैं इस चैनल पर बहुत कम आता हूँ। मैं भी दिव्यांग हूँ और आप लोगों के लिए दूसरों को इस पे हम उनकी दूसरों की बातें ज़्यादा सुनने का प्रयास करते हैं। हमसे ज़्यादा योग्य हैं लोग और हम चाहते हैं कि हमसे ज़्यादा योग्य हों। हर पिता चाहता है कि हमारी संतानें हमसे ऊंचे जाएं। इसी भावना के साथ हमारे इस दिव्यांगम चैनल से जुड़े हुए लोग जो हैं, हमसे सभी कनिष्ठ हैं, हमसे सभी बड़ा हमको सम्मान देते हैं, हम भी उन सभी को प्यार करते हैं। उसमें सुधा जी भी हैं, रिजवान मंसूरी साहब हैं, प्रवीण सिन्हा हैं, इन सबको डॉक्टर मनोज गुप्ता हैं, इन सबके प्रति हमारा बड़ा प्यार रहता है और सभी को हम स्नेह देते हैं और सभी को अवसर देते हैं। सभी हमारे चैनल को बड़े तन्मयता से चला रहे हैं, बड़े समर्पण के साथ चला रहे हैं। बस थोड़ा सा अगर आप लोग भी उतना ही समर्पण देते, उतना ही जोर लगाते, तो हमारा चैनल भी बड़ी ऊंचाइयों को पहुंच सकता है। अगर आप लोग थोड़ा सा इसमें हमें सब्सक्राइबर हमारे बढ़ा दें, हमारे कहानियों की तरीके से हर एपिसोड को ज़रा तन्मयता से देखें, तो ये इसलिए कह रहे हैं कि हमारे चैनल को अगर इसमें कुछ आय होने लगे, जैसा कि अभी तक हमको कुछ डॉलर मिल चुके हैं, डॉलर हमारे अकाउंट में दर्शित हो रहे हैं और डॉलर तो मिलेंगे हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र तभी होंगे जब 100 डॉलर। अब कह दीजिए कि आपको डॉलर की क्यों इतनी परवाह? सच में हमें कोई परवाह नहीं। हमारे पास बहुत आ रहा है,
बहुत हमको पेंशन काफ़ी मिलती है, घर पे हमारी पत्नी सेवा में है, हमको कोई एक पैसे की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये पैसा हमको इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने दिव्यांग साथियों की कुछ मदद कर सकें, दिव्यांग साथियों को उनको व्यावसायिक पुनर्वास दे सकें, उनके सामाजिक पुनर्वास में, उनके विवाह वगैरह में कुछ मदद कर सकें। उनको उसमें तो अब कोई पैसा तो आजकल दान वान कोई देता नहीं, और न हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट की ये प्रवृत्ति रही है कि हम किसी से याचना हम नहीं करते। हम ही 8-10 लोग किसी तरीके से लगकर कोई भी कार्यक्रम 1-2 साल में अच्छे से अच्छे कार्यक्रम होते हैं उनको पूरा कर लेते हैं। अब कोरोना की वजह से थोड़ा कार्यक्रम बहुत कम हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी 2000 जो पिछला साल बीता है उसमें 21 में हमने उसमें पूरा अक्टूबर में एक कार्यक्रम किया था, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था सिया डिग्री कॉलेज में। उसकी आपने वीडियो देखा भी होगा, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। उसमें भी करीब 30-35 हज़ार रुपये खर्च हुए थे। तो इस प्रकार से ऐसे खर्चों को निकालने के लिए अभी तक जैसे मैं अपनी पेंशन से खर्च करता हूँ, हमारे साथी लोग भी देते हैं, हमारी कार्यकारिणी देती है, कुछ भी देते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग कुछ, भाई हम आर्थिक मदद आपसे नहीं मांग रहे हैं, हम इतना मांग रहे हैं कि हमारे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करें, इसको लोगों के बीच में लोकप्रिय बनावें। और अब लोकप्रिय तो खैर हमारे कंटेंट ही बनाएंगे जब जैसा होगा, हमको लगता है कंटेंट हमारे ठीक ठाक हैं, बहुत अच्छे, और आप कुछ हमको सुझाव दें तो उससे अच्छे भी बनाएंगे। तो इस प्रकार से आप कुछ हमारे लिए करें तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। मित्रों, तो इसी अपील के साथ, इसी प्रार्थना के साथ कि हमारी बात को मानेंगे, अब हम आज का कार्यक्रम समाप्त करने से पहले तो थोड़ा सा कुछ और कहना चाहते हैं। मित्रों, जो इस समय चुनाव की बेला है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। चुनाव, आप व्यक्ति को, जो प्रत्याशी है उसको देख करके वोट अपना डालिएगा। प्रत्याशी कैसा है, प्रत्याशी और प्रत्याशी का जो दल है उनको सबको देख के उनकी प्रवृत्ति कैसी है, किस प्रकार से है। हम थोड़ा थोड़ा सभी दलों के विषय में नकारात्मक बातें नहीं, सकारात्मक बातें बताएंगे। हम नकारात्मक तो किसी दल विशेष की बता ही नहीं रहे हैं, आज ही हम बता रहे हैं, थोड़ा सा उसको सुने। जैसे समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी ग्रामीणोन्मुखी है और किसानों के प्रति ध्यान देने की बात करते हैं। अब कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं मैं नहीं कहता हूँ, ये बात करते हैं और उनके मन में थोड़ा ग्रामीण परिवेश बसता है। भारतीय जनता पार्टी विकासोन्मुखी है, बहुत विकास किया है, सड़कें उड़कें बनवाई है और देखने में आया है शिक्षा के प्रति भी बहुत कर्तव्य कर रहे हैं। हाँ, उनके आगे के क्या कार्यक्रम होते हैं तो समय बताएगा, लेकिन युवाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और वो दिया जा रहा है। तीसरा, कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता के बाद देश को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ काम किया है। अब गति से उतनी नहीं कर पाए, लेकिन थोड़ा बहुत जिन विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने किया है, कुछ न कुछ किया है कांग्रेस पार्टी भी। बहुजन समाज पार्टी ने इतने स्मारक बनवाए हैं जिनको दलित विमर्श को उन्होंने मुख्य केंद्र में लाया है, दलितों के प्रति उनका विशेष रुझान है। तो बसपा भी कोई बहुत मतलब अच्छा ही कार्य समाज में जो दलित कुचले पीड़ित थे उनको उठाने का प्रयास करती रही। दिव्यांगों के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश में दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग की संरचना उन्हीं के कार्यकाल में हुई। तो ये सब बातें, सब में विशेषताएं हैं, सभी की हमने बताई। अब इस पर देख लीजिए किसकी ज़्यादा विशेषताएं हैं, उसको ये बात सोच के देखिए कि दिव्यांगों के लिए सभी दल जो कुछ भी करते हैं करते रहेंगे, और बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी पहले 250 थी, तो अपने इस कार्यकाल में 2 बार पेंशन बढ़ाई, 250 से 500 की है और 500 से अभी कुछ दिन पहले 1000 की है। और काफ़ी कुछ कर रहे हैं गरीबों और के लिए। खैर, मेरा किसी भी दल के प्रति, पर्टिकुलर दल के प्रति रुझान नहीं। सभी दलों को मैं, लोकतांत्रिक देश है,
सभी दलों को मैं सम्मान देता हूँ। दिव्यांगम चैनल सभी दलों के लिए शुभकामनाएं करता है और हमारा सर्वोपरि चीज़ है कि इस देश का कैसे सर्वोच्च शिखर पर पहुँचे। मित्रों, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। कल फिर मिलते हैं कल साहित्य की है, कल साहित्य की में भी कोई न कोई कहानी है।